Hello guys, welcome to physics classes. I am Ajit sir. Here our topic is discuss rotation motion. यानी हम लोग क्लास 11 का लेसन 11 का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करने जा रहे हैं, जिसमें जैसे कि हम आपको बता देना चाहते हैं कि ये जो चैप्टर है उस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन फैक्ट कंप्लीट हो चुका है, जिसमें मतलब एक एक टॉपिक को हम लोग बेहतर तरीक़ा से सीखे हैं, जाने हैं, और आज हम उस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करा रहे हैं जो आपके स्क्रीन पर है। आप देख रहे हैं जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको असाइनमेंट में मिला है, उस असाइनमेंट में आप देखे भी हैं और आप असाइनमेंट खोल लीजिए। यदि आपके पास असाइनमेंट है तो असाइनमेंट को बाहर निकाल लीजिए और देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है एक आनत तल के शिखर से। जैसे एक आनत तल हो गया, आनत तल कहने का मतलब ये कि जिसका मतलब इस तरह से हो, जो इस तरह से है, मतलब कुछ धरातल से कुछ ऊंचाई पर है और इस धरातल पर यानी यहाँ पे कोई वस्तु है और वो वस्तु कह रहा है कि आनत तल के शिखर से एक खोखला सिलेंडर, यहाँ पे एक खोखला सिलेंडर है जो एक ठोस सिलेंडर विरामावस्था से एक साथ छोड़े जाते हैं। एक खोखला सिलेंडर है और एक ठोस है, एक खोखला है और एक ठोस है, और जिसको विरामावस्था से छोड़े जाते हैं। अब बात आ रही है कि छोड़े जाते हैं तो कौन सा धरातल पर पहले पहुंचेगा। ये जैसे हम सब जानते हैं कि अगर कोई पदार्थ को माध्यम में डालकर एक भारी और एक हल्के वस्तुओं को छोड़े जाते हैं तो सबसे पहले भारी वस्तुएं धरातल पर गिरती है। ठीक है, उसी तरह से एक ठोस खोखला सिलेंडर है और एक ठोस सिलेंडर है, तो इसमें से सबसे पहले कौन गिरेगा, तो वो है ठोस सिलेंडर। योर राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड है संवेग के आघूर्ण को कहे जाते हैं। मतलब जिस तरह से हम लोग रेखीय गति में पढ़ते हैं कि संवेग यानी मोमेंटम पी के बारे में, उसी तरह से घूर्णन गति के ऊपर संवेग को किस तरह व्यक्त किया जाता है, तो संवेग को एल से व्यक्त किया जाता है। और एल बराबर होता क्या है, तो पी इंटू आर होता है, जिस कारण से L बराबर P इंटू आर, और इस तरह से इसको कोणीय संवेग बोली जाती है। जिस तरह से रेखीय गति में संवेग की डिस्कस की जाती है, उसी तरह से घूर्णन गति में कोणीय संवेग की जिक्र की जाती है। अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने दिख भी रहा होगा। ये क्वेश्चन 3 कह रहा है कि बल युग उत्पन्न करता है। देखिए, बल युग तभी उत्पन्न होता है जब वो वस्तु कैसा गति करता है, शुद्ध घूर्णन गति। जब वो वस्तु शुद्ध घूर्णन गति करता है तभी आपका बल युग का निर्माण होता है। और बल युग जैसे हम सब जानते हैं कि बल आघूर्ण हो या युग्म हो, जिसके साथ मतलब एक वस्तु पर एक ऊपर बल एक बल नीचे लगे, मतलब एक ही वस्तु पर दो बल एक दूसरे के विपरीत दिशा में लगता है, तो उसे हम लोग बल युग्म कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, क्वेश्चन 4 है कि घूर्णन गति में बल आघूर्ण का रेखीय गति संगत कौन है। जैसे घूर्णन गति कर रहा है कोई पिंड, उसमें बल आघूर्ण की बात की जा रही है, तो इसको रेखीय गति में किससे डिनोट किया जाता है। तो जिस तरह से हम लोग रेखीय वेग में बल के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक उसी तरह से बल आघूर्ण को घूर्णन गति में डिस्कस करते हैं। तो रेखीय वाला में क्या करेंगे डिस्कस, तब बल के बारे में। योर राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट गाइस, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि यदि किसी पिंड पर स्थिर बल आघूर्ण का कार्यरत हो, यदि कोई पिंड है, यदि कोई पिंड स्थिर बल आघूर्ण, इसमें मतलब स्थिर अब बल आघूर्ण कार्य कर रहा है, इसके ऊपर पिंड है, इसके ऊपर बल आघूर्ण यानी टॉ वेक्टर टॉ कार्य कर रहा है, तो यह पिंड क्या करेगा। तो ऑप्शन देखते हैं कि इस पिंड में क्या होने वाली है, क्या प्राप्त कर लेगा। तो प्राप्त क्या करेगा, एक नंबर ऑप्शन ए कहता है अपनी स्थिर अवस्था अथवा सरल रेखा में रहेगा। तो ऐसा तो हो नहीं सकता है कोई पिंड अगर घूर्णन गति कर रहा हो तो रेखीय में जा सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। रेखीय त्वरण भी नहीं होगा। जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी, यानी कोणीय त्वरण वो प्राप्त कर लेगा। नेक्स्ट इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि जैसे यहाँ पे देख रहे हैं
कि 120 चक्कर प्रति मिनट, 120 चक्कर। जैसे यहाँ पे एन का मान चक्कर की संख्या जो दिया है 120 दे दिया है। अब प्रति मिनट यानी टाइमिंग का मान जो दिया है वो दिया है 1 मिनट, है ना। और 1 मिनट में हम सब जानते हैं कि 60 सेकेंड होता है। इस कारण से अब देखिए कोणीय चाल निकालना है यानी ओमेगा निकालना है। तो ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एन और अपॉन टी, है ना। टी टाइमिंग हो जाएगा तो यहाँ पे टी का मान यानी 2 पाई हो जाएगा और यहाँ एन का मान 120 रखेंगे, 120 बटे में 60। अब क्या होगा कि 120 को 120 बटे में 60 था गुने 2 पाई, तो यहाँ पे काटेंगे तो ये चला जाएगा आपका 2 बार में, तो यहाँ 2 दूनी के 4 हो जाएगा यानी 4 पाई रेडियन पर सेकेंड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि घूर्णन त्रिज्या, हाँ जी, घूर्णन जो त्रिज्या है इस घूर्णन त्रिज्या का मात्रक क्या होगा। हम सब जानते हैं कि जो त्रिज्या है ना, तो त्रिज्या एक क्या है, त्रिज्या एक प्रकार की दूरी है, लंबाई है, जिस कारण से दूरी, लंबाई, विस्थापन इस सभी का मात्रक जो होता है मीटर होता है, जिस कारण से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं और ये देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। देखिए आगे ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को थोड़ा समझिए। क्वेश्चन जो है ध्यान समझिएगा, पहले एक एक पॉइंट को समझते हैं। जैसे किसी पिंड का जड़त्वाघूर्ण, अब जड़त्वाघूर्ण को आई से सूचित किया जाता है और आई बराबर होता है mr²। आप सब जानते हैं लोग कि जो रेगुलर क्लास चला था उस रेगुलर क्लास में एक्सप्लेनेशन हुआ था आई बराबर mr², जहाँ आई जो है जड़त्वाघूर्ण को बताता है और m द्रव्यमान को बताता है, r जो है घूर्णन से दूरी है, त्रिज्या है यानी घूर्णन त्रिज्या है। तो कह रहा है जड़त्वाघूर्ण जब भी कार्यरत होता है तो वक्र मार्ग पर गतिमान, ऑप्शन ए नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। ये जब भी गति करता है तब ये घूर्णन गति ही करता है, जिस कारण से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। और ये क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। चलिए देखिए ध्यान से पढ़ते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि इसमें एक फ्लाई व्हील जो है स्थिर अवस्था से, एक फ्लाई व्हील स्थिर अवस्था से आरंभ कर टाइमिंग देखिए 10 सेकंड दिया है, चक्कर की संख्या दे दिया है, ठीक है, चक्कर की संख्या दिया है, प्रति मिनट भी दिया है। तो जिस कारण से हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, आपको निकालना है त्वरण निकालना है। तो यहाँ पे कोणीय त्वरण का मान निकालिए, अल्फा के लिए फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए ओमेगा अपॉन टी, और यहाँ से इस फॉर्मूला पे बनाइएगा जिस कारण से होता है 2 पाई एन अपॉन यहाँ टी हो जाएगा, है ना। अब इस तरह से बनाइएगा, इस फॉर्मूला पे अप्लाई कीजिएगा तो 2 पाई हो जाएगा, एन का मान हो जाएगा 240 और टी का मान है यहाँ पे हो जाएगा 60 गुणे 10। अब 40 6 चौका 24, 6 चौका 24, यहाँ से 1 0 से 1 0, जैसे 240 गुने 240 बटे में हो जाएगा 60 गुने 10, और यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा, 6 चौका 24 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने से जिस कारण से फाइनल रिजल्ट जो मिलेगा आपको पाई का मान रखने के बाद, जिसका सही आंसर आ रहा है ऑप्शन ए। यानी इसका आंसर जो हो रहा है, आंसर वो आ रहा है 2.512 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, जिसका आंसर सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। जैसे क्वेश्चन 10 है, ध्यान से देखिएगा, कह रहा है किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण निर्भर करता है किन किन बातों पर, ये ध्यान से समझिए। तो निर्भर करता है, जैसे आई बराबर होता है जड़त्व आघूर्ण, आई बराबर होता है mr², ठीक। तो ये निर्भर किया वस्तु के द्रव्यमान पे, घूर्णन अक्ष से त्रिज्या पर, और साथ ही साथ बहुत सारे पिंड हो जाएंगे तो उसके पिंडों के द्रव्यमान के वितरण पे। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन ऑप्शन को ध्यान से समझते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है पिंड के द्रव्यमान पे, जी ये सही है।
इसके बाद कह रहा है पिंड के द्रव्यमान के वितरण पे, ये भी सही है, बहुत सारे पिंड हो जाए, एक से अधिक हो जाएंगे तो उसके लिए अप्लाई होगा। तो कह रहा है कोणीय वेग घूर्णन अक्ष से दूरी पर, जी ये जो है, ये जो ऑप्शन आप देख रहे हैं, ऑप्शन ये ऑप्शन सी, यही इसका सही ऑप्शन होगा। मतलब कहने के मुताबिक जैसे क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण निर्भर नहीं करता है, तो किस पे निर्भर नहीं करता है जी? तो पिंड के कोणीय वेग पर निर्भर नहीं करता है, जिस कारण से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं, समझते हैं। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और इस जो है ना मिलान करना समझते ही होंगे आप कि कौन इसका सही रिलेशन। जैसे सिंपल हो जाएगा कि बल का रिलेशन घूर्णन गति में क्या होता है, बल आघूर्ण से होता है। शक्ति का होता है, शक्ति के लिए घूर्णन शक्ति हो जाता है। संवेग के लिए कोणीय संवेग हो जाता है। क्या जड़त्व के लिए बल आघूर्ण होता है? जी नहीं। यही इसका क्वेश्चन के मुताबिक निम्न में से यही सम्मिलित जो है सही नहीं है। इसका आंसर, ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अब क्वेश्चन को समझते हैं थोड़ा। 12 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है, और ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से कह रहा है कि ठोस सिलेंडर के अक्ष के परितः जड़त्व गुण, है ना। क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है, और ये क्वेश्चन बोल रहा है कि एक सिलेंडर है, और इस सिलेंडर का घूर्णन अक्ष के परितः, जैसे हम सब जानते हैं कि I बराबर होता है mr², लेकिन जब अक्ष से बात की जाती है तो यही क्या होता है कि ये आधी हो जाती है, यानी इसका मान जो होता है आधा होता है। ठोस सिलेंडर के अर्थ से जड़त्व आघूर्ण का मान होता है m, I बराबर होता है mr²/2। तो जिस कारण से इसका सही आंसर हो जाएगा गाइज ऑप्शन ए। अब चलिए, तो समझ में आ गया हो, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो भी अगर डाउट हो रहा है तो कमेंट जरूर करिएगा, कि इसका एक्सप्लेन कर देंगे, हम आपको रीजन बता देंगे क्यों होगा, और थोड़ा डीपली बताएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन 13 कह रहा है कि किसी पिंड का द्रव्यमान, अब कह रहा है कि किसी पिंड का जो द्रव्यमान है वो द्रव्यमान केंद्र कहाँ हो सकता है। पिंड का द्रव्यमान केंद्र कहाँ हो सकता है कि कोई भी पिंड होता है, जैसे कोई भी पिंड हो गया, तो इस पिंड का द्रव्यमान केंद्र कहाँ होगा। तो देखिए द्रव्यमान केंद्र जो होने का शर्त है, या तो ये तो सतह के बाहर हो जाएगा, सतह पर ही बाहर हो जाएगा, नहीं तो अंदर हो जाएगा, नहीं तो कहीं भी हो सकता है, कहीं भी होने की संभावना हो सकती है। तो जिस कारण से ऑप्शन बी जो देखते हैं, देखिए ऑप्शन ए कह रहा है कि सदैव पिंड के बाहर की ओर होता है। जी बाहर की ओर होता है, जी ऐसा तो नहीं होता है, अंदर भी होता है कहीं कहीं, और कहीं भी हो सकता है। इसका आगे पीछे इधर, जैसे कोई इस तरह के वस्तु है ना, तो इस तरह की वस्तु है, तो इस तरह की वस्तुओं के जैसे एक ले लेते हैं हम गदा ही ले लेते हैं, तो गदा की आकृति कुछ इस तरह से होती है। तो गदा की आकृति इस तरह से होने की वजह से अब देखिए इसका द्रव्यमान केंद्र देखा जाएगा तो कहाँ चला जाएगा, तो बीच में तो होगा नहीं, कहीं हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है, एक या इसके अलावा यहाँ भी हो सकता है। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो रहा है कि पिंड की सतह के भीतर, बाहर अथवा सतह पर हो सकता है। ठीक है गाइज, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत जबरदस्त है, थोड़ा ध्यान से समझिए। ये क्वेश्चन कह रहा है कि जड़त्व आघूर्ण निर्भर करता है। जी जड़त्व आघूर्ण आई अभी बताएं, ऊपर ही क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन चला था, आई बराबर mr², ये सूत्र होता है। अब बोल रहा है कि ये कहाँ निर्भर करता है जी, तो देखिए पहली बात तो द्रव्यमान पर निर्भर करता है, दूसरी बात ये घूर्णन अक्ष त्रिज्या पर निर्भर करता है, तीसरी बात कि जितना अधिक पिंड होंगे उसके द्रव्यमान पर निर्भर करेंगे, तो कणों के वितरण पर भी निर्भर करता है, द्रव्यमान पर भी निर्भर करता है, और घूर्णन अक्ष की त्रिज्या पर भी निर्भर करता है। जिस कारण से इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी, ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है, और ऑप्शन सी भी सही है, यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं। चलो गाइस ध्यान से समझो। क्वेश्चन नंबर जो है 15, क्वेश्चन 15 में कह रहा है कि 10 kg के कोई पिंड है, यानी 10 kg के द्रव्यमान के एक पहिए की घूर्णन अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण जो है इस तरह से है, यानी 160 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पे हम अगर बनाते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, जैसे हम जानते हैं कि I बराबर होता है, I बराबर mr² होता है,
इस सूत्र की अप्लाई करेंगे तो आसानी से बना सकते हैं। अब देखिए कैसे, जैसे एम इसका मान दे दिया है 160, आई का मान दे दिया है 160 बराबर एम का मान दिया है 10 है, यहाँ पे आर स्क्वायर हो जाएगा 10, 1 0 से 1 0 गया, अब बच गया यहाँ पे आर स्क्वायर का मान जो हो रहा है वो 16 हो रहा है। अब इसका वर्गमूल निकालिएगा तो 4 आएगा, जिसका आंसर सही आंसर जो होगा ऑप्शन इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी योर राइट आंसर, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, यानी इस अब नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं अच्छी तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया जी, आ गया क्वेश्चन, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन नंबर 16, जी हाँ क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि यदि निकाय पर कार्यरत बाह्य आघूर्ण जो है, जो बाहर से बल लगाए जरिए, उसका मान क्या हो जा रहा है, शून्य हो जा रहा है, यानी टॉ का मान जो है शून्य हो जा रहा है। अब इस कंडीशन में जब टॉ का मान शून्य हो जाएगा तो किसका मान शून्य होने की संभावना होती है। तो देखिए एक हम लोग रिलेशन निकाले थे, बहुत जबरदस्त रिलेशन था, आई नहीं, चलिए टॉ है ना विद्युत बल आघूर्ण है, तो बल आघूर्ण के लिए एक रिलेशन वेक्टर टॉ होता है, वेक्टर टॉ, और वेक्टर टॉ के लिए एक रिलेशन निकाले थे आई अल्फा। जी हाँ, आई अल्फा निकाले थे। अब कह रहा है कि टॉ का मान यदि 0 हो जाए तो इसमें से किसका मान 0 हो सकता है, आई अल्फा, यानी ये गुना में इधर जाएगा भागा में, तो अल्फा का मान भी शून्य होने की संभावना है, जिस कारण से इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन बी। जी हाँ गाइज, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 भी बहुत जबरदस्त है, एकदम ये क्वेश्चन जो है लग रहा है कि शक्ति से रिलेटेड ये क्वेश्चन दिया है, और शक्ति से लिए सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं किलोवाट शक्ति है, जी हाँ किलोवाट शक्ति है, तो इसको वाट में कन्वर्ट करेंगे। किलोवाट शक्ति को जैसे वाट में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें 10 के पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वाट में आ जाएगा, तो वाट में आएगा तो ये पी का मान हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए चक्कर की जो संख्या दिया है तो यानी एन का मान दिया है, यह टाइमिंग दिया है, टाइमिंग का मान दे दिया है 1 मिनट दिया है, तो जिसका आंसर 60 सेकेंड हो जाएगा। तो हमें मिल क्या गया, हमें मिल गया P का मान, जी P का मान आ गया, P का मान कितना हो गया, तो 100 गुणे 10 के पावर 3, और इसके बाद यहाँ N का मान मिल गया, आपका 1800 चक्कर की संख्या, और टाइमिंग जो हुआ 1 मिनट, यानी 1 मिनट कितना 60 सेकेंड, इतना मिल गया। तो अब हमें निकालना क्या है, तो बल आघूर्ण निकालना है। तो बल आघूर्ण निकालना है तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया जाए, तो देखिए बल आघूर्ण के लिए अगर यहाँ निकालिएगा शक्ति से रिलेटेड, तो शक्ति से रिलेटेड के लिए फॉर्मूला हमें अप्लाई करना होगा। जैसे हम सब भी जानते हैं कि यहाँ पे P बराबर ये फॉर्मूला अगर अप्लाई कर दे, P बराबर वेक्टर टॉ इंटू क्या जी, तो ओमेगा, ये P के लिए रिलेशन सही होता है, और इसकी सहायता से यदि आप बनाते हैं तो इसका आंसर आएगा 531, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बल युग्म उत्पन्न करता है। अरे यार, बल युग्म कौन उत्पन्न करता है, बल युग्म तो वही उत्पन्न करता है जो कैसा गति करता है जी। देखिए बल युग्म तभी उत्पन्न होता है जब कोई वस्तु घूर्णन गति करता है। देखिए जब तक कोई वस्तु घूर्णन गति ना करे तब तक ले यहाँ पे यानी बल युग्म उत्पन्न हो ही नहीं सकता है। जब तक किसी वस्तु को घुमाया नहीं जाए तब तक ले ये क्या नहीं उत्पन्न होगा जी, तब बल युग्म उत्पन्न नहीं होगा। इसका आंसर सही आंसर क्या होगा जी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। अब समझिए क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि यदि किसी निकाय का बाह्य बल आघूर्ण कार्य ना करे तो किसका कौन सा परिमाण तथा दिशा नियत रहता है। अब देखिए कह रहा है क्या कार्य नहीं करता है, थोड़ा ध्यान से समझते हैं इसको। ये कह रहा है कि कार्य ना करे, यदि किसी निकाय का बाह्य बल कार्य नहीं करता है तो क्या कौन ऐसा पॉइंट है जो नियत रहता है। देखिए यहाँ पे एक रिलेशन हम लोग निकाले थे, टॉ बराबर एल अपॉन टी, यानी सीधी सी बात कहने का मतलब ये कि बल आघूर्ण और कोणीय संवेग में एक रिलेशन निकला था
जिस कारण से ये रिलेशन हो रहा है, और इस कारण से कोणीय संवेग का मान जो है वो क्या होता है कि अगर बल आघूर्ण काम नहीं करता है तो कोणीय संवेग का मान जो है वो नियत रह जाएगा। यानी रिलेशन जो होता है वेक्टर टॉ बराबर L/T, ये रिलेशन होता है। तो ये अगर कार्य नहीं करता है तो यानी कन्फर्म है कि ये इसका कोणीय संवेग जो होगा क्या होगा, नियत होगा। चलिए इसका सही आंसर आप ऑप्शन सी देख लिए, समझ लिए। आगे बढ़ते हैं गाइस, आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर, अब थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 को। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, बहुत झकास क्वेश्चन है, इसको समझा जाए। हाँ देखिए, कह रहे हैं कि यदि r त्रिज्या वाली एक पतली परत को इसके केंद्र के परितः घुमाते हैं तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। अब r त्रिज्या के अब पतली कह रहे हैं, एक पतली बल्ले को, पतली से बल्ला है और उसको क्या कर रहे हैं कि केंद्र के परितः, उसके केंद्र के परितः घुमा रहे हैं, तब केंद्र के परितः घुमाने पर उसकी त्रिज्या का मान क्या होती है, तब बढ़ेगी। त्रिज्या का मान क्या होगी जी, बढ़ेगी, जिस कारण से